हेलो सीएम स्टूडेंट्स। मैं शैलेश बुरानी लेकर आया हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज कंसिडरेशन एंड लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन जैसा अपन एक असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पढ़कर आए हैं, जिसका मीनिंग हो जाता है सिंपलेस्ट ऑफ सेंस में समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न यानी आप कोई काम कर रहे हैं, उसके बदले में अगर आपको कोई चीज दी जाती है, दैट इज कंसिडरेशन फॉर यू। साथ ही साथ एक और चीज जो अपन को यहाँ पर बताई गई है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बेसिक मतलब ये हो जाता है द वेरी पर्पस फॉर फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी किस रीजन से आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। अब कंसिडरेशन भी होनी चाहिए एंड ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, एंड दोनों चीजें लॉफुल होनी चाहिए, दैट इज लीगल होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज लीगल नहीं है तो आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहें कि मैं आपको लॉ सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, बट उसके बदले में आपको एक इंसान की गाड़ी का जाकर कांच फोड़ना पड़ेगा, तो काम जो मैं आपको करवा रहा हूं, दैट इज किसी की गाड़ी का कांच फोड़वाना, दैट इज नॉट लीगल, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ना एज वी ऑल नो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती है। एक हो जाता है ऑफरर या प्रोमिसर, और दूसरी पार्टी हो जाती है अपने लिए ऑफरी या प्रोमिसी। ऑफरर प्रोमिसर हो जाता है वो इंसान जो ऑफर देता है, ऑफरी और प्रोमिसी वो इंसान हो जाता है जिसको ऑफर दिया जाता है। नाउ अगर मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं कि मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदना चाहते हो? प्राइसिंग मैंने उसकी रख दी 2 लाख रुपए। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मैं ऑफरर या प्रोमिसर हो गया, तो कंसिडरेशन शुड मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी मेरी इच्छा के अनुसार कंसिडरेशन मूव होनी चाहिए। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी कौन हो जाता है? जिसको ऑफर दिया जाता है। सो कंसिडरेशन वो इंसान भी दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया, या थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन के अंदर हो सकती है। अब कंसिडरेशन एक्ट या एब्सटेनेंस दोनों फॉर्म में हो सकता है। एक्ट का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी चीज करना, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन, एंड कोई चीज करने से रुकना इज ऑल्सो कंसिडरेशन, दैट इज एब्सटेनेंस। तो ये सारी चीजें अपन को इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बताई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर the promisee or any other person has done or abstained from doing, ये आपका past सेंस में हो गया, और does और abstains from doing ये आपका present सेंस में हो गया, और promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. क्विड प्रो quo is a Latin phrase meaning something for something or this for that, जो अपन ने सिंपलेस्ट ऑफ सेंस में इनिशियली भी लिखा, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। सो कंसिडरेशन आसान भाषा में आप बोल सकते हैं क्विड प्रो quo, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। अदरवाइज अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पूरा डेफिनेशन इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको ये डेफिनेशन देकर पूछा जाएगा ये किसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल अब आपको बता रखा है, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, इट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रॉमिस ऑफ अदर पार्टी। ए अग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹2 लाख। A's consideration, that is car, and B's consideration is money. Both give something in return, that is valid consideration. अब लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन आपको बताया गया है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपको बताई गई है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी the act or abstinence which forms the consideration must be only at the request of promisor. अगर किसी और की रिक्वेस्ट पे काम किया जा रहा है तो वो वैलिड कंसिडरेशन के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। इफ इट इज डन वॉलंटरीली और एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी, इट इज नॉट वैलिड। केस लॉ आपको दे रखा है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दुर्गा प्रसाद बिल्ड शॉप एट कलेक्टर्स रिक्वेस्ट, not at Baldev's request. Hence, no consideration from Baldev
नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड नो पेमेंट इज इनफोर्सेबल। आपने कलेक्टर यानी थर्ड पार्टी की रिक्वेस्ट पे कोई चीज का कंस्ट्रक्शन करा तो आप बलदेव से पैसा रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सेकेंड चीज जो अपन को बताई गई है, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, दैट इज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसी, सॉरी मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी प्रोमिसी भी चाहे तो कंसिडरेशन दे सकता है एंड थर्ड पार्टी भी चाहे तो कंसिडरेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। Indian law allows consideration to be given either by promisee himself or even by third party. So अगर कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से भी दी जा रही है तो वैलिड मानी जाएगी। द ओनली कंडीशन इज दैट प्रोमिसी शुड हैव इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब ये हो जाता है समथिंग ऑलरेडी डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। A saves B's good from fire. Later, B promises to pay A 5,000 for his help. Here, A has already done the act before B's promise. This is past consideration and it is valid in India. तो ये इंडिया में वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट आपको बताया गया है दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब ये हो जाता है साइमल्टेनियस एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस, दैट इज आमने सामने या एट द सेम टाइम अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके बदले में अगर आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। मैंने आपको सामान दिया एंड इंस्टेंटली आपने मुझे पैसे दिए, दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन जो प्रेजेंट कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड की जाएगी। A buys a book from B and immediately pays rupees 500 cash. At the same time, B delivers the book to A. Here, the payment and delivery happen together. This is present consideration. Next, future consideration, a promise to be performed at a later date. All these three types are valid in India, unlike English law which does not recognize past consideration, but India में past consideration को भी valid माना जाता है। क्लियर? सो ये थे कुछ असेंशियल एलिमेंट्स अपने। नेक्स्ट अगले अपने एलिमेंट के ऊपर आते हैं, दैट इज कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। दैट मीन्स ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो इन द आईज ऑफ लॉ एंड वो रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। इल्यूजनर का मतलब सिंपलेस्ट ऑफ सेंस में हो जाता है आंखों का धोखा। सो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको जादू से खजाना ढूंढ के दे दूंगा तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। रीजन बीइंग जो कंसिडरेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं दैट इज नॉट रियल, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इस वजह से वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। It should have some value in the eyes of law. It cannot be imaginary, impossible, illegal, or illusionary. Example, A promise to bring rainfall by magic has no legal value, क्योंकि मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती एंड आप अगर वो कंसिडरेशन के बदले में करना चाह रहे हैं, यानी आपके पार्ट का कंसिडरेशन आप ये करना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट वैलिड। Next, must be lawful. The consideration must not be illegal, that is forbidden by law नहीं होनी चाहिए। Immoral, that is moral values या societal values के हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए। Opposed to public policy. Example, an agreement to pay for smuggling goods is void, क्योंकि goods को smuggle करना, टैक्स इवेड करना, टैक्स चोरी करना, गवर्नमेंट को बिना बताए कोई सामान इंडिया में लेकर आना without paying the taxes is illegal. Next, consideration need not be adequate. That means consideration की कुछ वैल्यू होनी चाहिए बट एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू हो जितनी प्रोडक्ट की है, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की, मेरा एक बहुत खास दोस्त है जिसको मैं 2 लाख रुपए में वो प्रॉपर्टी देना चाहता हूं। इवन दो मार्केट वैल्यू 10 लाख है, मैं कम वैल्यू ले रहा हूं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन। इसीलिए यहां पर अपन को चीज बताई गई, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, यानी जितनी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू हो उतनी कंसिडरेशन दे, ऐसा जरूरी नहीं है।
पढ़ते हैं अपन इसको। लॉ डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन टू बी इक्वल इन द वैल्यू टू द प्रॉमिस, even a small or nominal consideration is sufficient. However, grossly inadequate consideration may be used as an evidence of undue influence, fraud or coercion. अब इसके अंदर अथॉरिटीज के सामने प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि अगर आप कम कंसिडरेशन ले रहे हैं तो काफी टाइम अथॉरिटीज के सामने एक चैलेंज आ जाता है ये इवैल्यूएट करने का कि कहीं आपको डरा धमका के तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया गया जिस वजह से आप कम कंसिडरेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। तो वो अगर सिचुएशन अराइज होती है तो अगर कम कंसिडरेशन में आपने कॉन्ट्रैक्ट कराए तो वो एज अ वैलिड प्रूफ एक्ट करेगा कि आपको डराया धमकाया गया था या आपके साथ फ्रॉड किया गया था। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर कम पैसे में आप काम करना चाह रहे हैं तो उससे आपको कोई रोक नहीं सकता या उस बेसिस पे कि आपने कम पैसे लिए कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट नहीं होगा। नेक्स्ट चीज, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन द एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, यानी आपकी करंट जिम्मेदारी से ज्यादा कोई चीज अगर आप कर रहे हैं तो वो कंसिडरेशन के अंदर काउंट की जाएगी। If a person is already bound to do something by law or by an existing contract, then act cannot be a valid consideration for a new promise. A policeman cannot demand a reward for arresting a thief since it is his legal duty. यानी जो आप एक अपना लीगल काम कर रहे हैं जो आप बाउंड है करने के लिए, यानी आपकी ड्यूटी बनती है वो काम करना, तो वो काम के बदले में या उस काम के बदले में आप कोई एडिशनल चीज इन्फोर्स नहीं करा सकते क्योंकि वो आपकी ड्यूटी थी, आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल अपन को बताया गया कि पुलिस का काम चोरों को पकड़ने का ही है, बट अगर पुलिस आपसे इस चीज के लिए पैसे डिमांड करती है तो वो वैलिड कंसिडरेशन के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अपने लिए कंसिडरेशन मस्ट बी पॉसिबल, द कंसिडरेशन शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, यानी जो आपने चीज बोली है वो आपके लिए परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए। अगर आपने हवा में बातें कर दी कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़कर लेकर आऊंगा, अगर ऐसी कोई बातें आप कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। इट शुड नॉट बी फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल। फिजिकली इम्पॉसिबल का एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस करा, जैसा चांद तारे तोड़ के लाने वाला एग्जाम्पल। लीगल इम्पॉसिबिलिटी के केस में ये चीज आ जाती है, काफी टाइम लॉ आपको वो चीज करना अलाउ नहीं करता, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको वो चीज करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अ प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इज वॉइड। नेक्स्ट, कंसिडरेशन में बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड यानी आपने अपना काम कर दिया, एग्जीक्यूटरी का मतलब ये हो जाता है अभी आपको काम करना बाकी है। Consideration may consist of an act already done, that is executed consideration, or a promise to do something in future, that is executory consideration. Both are valid forms under Indian Contract Act 1872. So अब अपन फटाफट इसका रिकैप ले लेते हैं। अभी तक अपन ने 9 पॉइंट्स पढ़े एंड साथ ही साथ कंसिडरेशन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी। तो अब कुछ पॉइंट्स तो अपने आ जाएंगे सेम डेफिनेशन से। मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ promiser. Second, may move from promisee or any other person. तो 2 पॉइंट्स तो आपके डेफिनेशन से आ गए। तीसरा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उससे रिलेटेड एक और पॉइंट आप याद कर सकते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। तो 4 पॉइंट्स आपके ये हो गए याद करने के। पांचवा आपके लिए आ जाता है मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजनरी, मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, एंड एक और चीज आ जाती है आपके लिए नीड नॉट बी एडिक्वेट।
तो इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस सिमिलर पॉइंट्स याद करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छे से एंड प्रॉपर तरीके से आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। अब ये सारी चीजों से आगे अपन बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं, दैट इज सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब जैसा अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर भी डिस्कस करा कि कॉन्ट्रैक्ट अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो वो वैलिड नहीं माने जाते, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। अब वो कौन सी सिचुएशंस है वो अपन देखते हैं। अब सबसे पहली सिचुएशन अपन को जो बताई गई है दैट इज एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर अपन को चार चीजें दिमाग में रखनी है। नियर रिलेशन होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर इन चार में से कोई भी एक एसेंशियल मिसिंग है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी एंड वो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर पेरेंट अपने बच्चे को कोई प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, उन्होंने डीड बनवा ली, जब वो कोर्ट जा रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हो गया, पेरेंट्स की डेथ हो गई, अब बच्चा उस रिटर्न चीज को डीड को इन्फोर्स करवाना चाहता है, क्या उसकी वैलिडिटी रहेगी? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि नियर रिलेशन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, राइटिंग है, बट रजिस्टर्ड नहीं हुआ अभी तक, तो रजिस्टर्ड नहीं हुआ इस वजह से वो वैलिड नहीं है। पढ़ते हैं इसको। A written and registered agreement between close relatives motivated by love and affection is valid even without consideration. अब कंडीशंस इसके अंदर आ जाती है, must be between near relation, that is parents, children, brother, sister and spouses, must be in writing and registered. A father gives property to his daughter by a registered deed, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सेक्शन 25 recognizes love and affection as sufficient motive to enforce an agreement। तो पहला आ गया exceptions to the general rule that contracts are not valid without consideration, natural love and affection। second आ जाता है compensation for past voluntary services। अब पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज एज द वर्ड सजेस्ट तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पास्ट यानी पहले आपने कोई काम कर लिया, वॉलेंट्री सर्विसेज यानी आपने अपनी इच्छा से कोई सर्विस प्रोवाइड करी किसी इंसान को। So if a person voluntarily performs an act for another at the request of other and the other promises to compensate, the promise is valid even though the act was done in the past। Conditions: the act must be done voluntarily, must be done at the request of promiser, promise must be made after the act to compensate। Example: A saves B's goods from fire voluntarily, B's promise to pay 10,000 as gratitude, यानी जो उसने काम करा, हिम्मत दिखाई, उसके बदले में आप 10,000 रुपए देना चाह रहे हैं। The promise is enforceable even though the service was performed earlier, क्योंकि इंडिया में पास कंसिडरेशन इज वैलिड, इंग्लिश लॉ में वो वैलिड नहीं है। सो अगेन दो पॉइंट्स अपन ने डिस्कस करे, आप चाहें तो लिख भी ले। सबसे पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन, चार कंडीशंस होनी चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशन, राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। लिख लें आप ये सारी चीजें। सेकेंड जो चीज कंडीशन सिचुएशन अपन को बताई गई दैट इज कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। तो उसके अंदर अगेन चार चीजें आ जाएगी, सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड वॉलेंटरीली, services must have been rendered for the benefit of promisor, promisor must be existent and promisor must have intended to compensate। ये चार पॉइंट्स अगर है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। नाउ इंडिया में एक एक्ट लगता है दैट इज योर लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। उसमें हर चीज से रिलेटेड आप केस कितने समय में कर सकते हो वो मेंशन्ड है। तो अब यहां पर अपन को वही बताया गया, अगर कोई इंसान
टाइम बार डेट का पेमेंट करने के लिए कमिट करता है एंड दैट टू इन राइटिंग, तो उसके बदले में वापस आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. A promise to pay debt already barred by limitation law is valid even without fresh consideration. A owes B rupees 50,000. The limitation period has expired. A promises to pay B voluntarily. B can enforce the contra promise under section 25. B से 50,000 रुपए मांगते थे. सॉरी, ए ओज बी 50,000, यानी ए पैसे दे, ए ने पैसे ले रखे फ्रॉम बी. अब बी से जो पैसे ले रखे वो टाइम बार्ड हो गए. अब ए ने प्रॉमिस करा अपनी मर्जी से कि वो 50,000 के बदले में 40,000 रुपए दे देगा. सो अब उसके बदले में वापस बी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है. Public policy allows revival of obligations even if they are barred by limitation provided there is an express promise. Express promise mostly यहाँ पर अपन include करेंगे writing, यानी written होना चाहिए. वापस recap 3 points: natural love and affection, promise to pay time barred debt and compensation for past voluntary services. नेक्स्ट आ जाता है आपका वॉलेंट्री सर्विसेज और एजेंसी. एजेंसी के अंदर दो पार्टीज हो जाती है. एक हो जाता है आपके लिए प्रिंसिपल और दूसरा हो जाता है आपके लिए एजेंट. प्रिंसिपल मेन पार्टी होता है जिसकी की सारी जिम्मेदारी रहती है एंड अपने बिहाफ पे वो किसी को काम करने के लिए अपॉइंट करता है. दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज हिज एजेंट. सो एजेंसी रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड इवन विदाउट कंसिडरेशन एंड वो वैलिड माना जाएगा. कंपेंसेशन प्रॉमिस फॉर वॉलंटरी सर्विसेज ऑलरेडी रेंडर्ड मे बी इन्फोर्सेबल एंड एजेंसी के केस में भी ये चीज वैलिड मानी जाएगी. नेक्स्ट आपको बताया गया है दैट इज कंप्लीटेड गिफ्ट. कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब ये हो जाता है गिफ्ट एज वी ऑल नो उसमें आपका इंटेंशन वापस कुछ रिसीव करने का नहीं होता. तो अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं दैट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन. A gift is a voluntary transfer of property without consideration. Delivery of gift is essential. Until delivery, the gift is not complete. Must be voluntary and without consideration. A gifts a watch to B and delivers it to him. B is entitled to keep it even no consideration was given. नेक्स्ट आपके लिए आ जाता है दैट इज बेलमेंट. बेलमेंट अपन अच्छे से समझेंगे, आगे जाकर अपना चैप्टर भी है, बट एक बार बेसिक्स अपन समझ लेते हैं. बेलमेंट का मतलब ये हो जाता है आप अपने सामान का पोजेशन, अगेन वर्ड क्या रखना है दिमाग में, पोजेशन अपने सामान का किसी और पर्सन को दे रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे. अब आपने जो गुड्स का पोजीशन दिया वो किसी काम के लिए दिया एंड वो काम पूरा होते ही आप अपना सामान वापस ले लेंगे. दैट इज बेलमेंट. सो इसमें एसेंशियल चीज हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है. अब बेलमेंट दो तरीके की हो जाती है. एक आ जाता है आपके लिए ग्रैटिटियस, एक आ जाता है आपके लिए नॉन ग्रैटिटियस. ग्रैटिटियस का मतलब हो जाता है जिसमें आपका इंटेंशन पैसे लेने का नहीं है, यानी आप कोई भी पैसे रिसीव करना नहीं चाह रहे. एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त आपसे स्कूटी 5 मिनट के लिए लेकर गया कुछ पड़ोस में काम करने के लिए, दैट इज ग्रैटिटियस बेलमेंट, जिसमें आप पैसे यानी कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं करना चाहते. दैट इज अगेन वैलिड विदाउट कंसिडरेशन. नेक्स्ट नॉन ग्रैटिटियस के बारे में आपको बताया गया. नॉन ग्रैटिटियस का मतलब ये हो जाता है जिसमें आप पैसे रिसीव करना चाह रहे हैं, तो इसके केस में आपको कंसिडरेशन मिलेगी. तो ये कंसिडरेशन के बिना वैलिड नहीं होंगे. अब पढ़ते हैं. बेलमेंट refers to delivery of goods by one person to another for some purpose under a contract, that the goods will be returned or otherwise disposed of according to the bailor's instruction. Consideration, that is bailment, can exist even without consideration. that is gratuitous bailment के केस में होगा, non gratuitous में तो आपको consideration मिलेगी. Bailor can deliver goods without expecting anything in return.
द बेली हैज अ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ गुड्स, यानी जिसको सामान दिया गया है उसकी ड्यूटी बनती है सामान का ध्यान रखने की। आपने अपनी स्कूटी या बाइक अपने दोस्त को दी तो उसकी ड्यूटी बनती है उसका ध्यान रखने की और उसको ढंग से इस्तेमाल करने की। A lends his car to B for personal use without charging any rent. This is a valid bailment without consideration. नेक्स्ट और लास्ट आपको बताया गया है दैट इज चैरिटी। चैरिटी यानी डोनेशन, दान पुण्य। दान पुण्य वैलिड है इवन विदाउट कंसिडरेशन, उससे आपके सिर्फ और सिर्फ पुराने पाप माफ किए जाएंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक पर्ची मिल जाएगी कि इतना दान आपने किया। अब आते हैं ऑन अ सीरियस नोट, चैरिटी के केस में अगर आपने कुछ भी इंस्टीट्यूट को प्रॉमिस करा कुछ पैसा चैरिटी करने का, जिस बेसिस पे उस इंस्टीट्यूट ने अगर कोई एक्सपेंसेस कर दिए तो वो आपको पे करना पड़ेगा एंड उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट्स मेड फॉर चैरिटेबल पर्पस आर वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, मेकिंग चैरिटी एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। केस लॉ कदरनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। तो ये थे अपने कुछ कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट आर वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। सबसे पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरा पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, तीसरा आ जाता है आपके लिए बेलमेंट, एजेंसी, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। उसके अलावा आपके लिए आ जाता है चैरिटी और एजेंसी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, कंप्लीटेड गिफ्ट इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारी चीजें रही आज के अपने इस लेक्चर के अंदर। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर जिसके अंदर अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। टिल देन थैंक यू।